बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम सियासत के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से और जो गज़ा की सूरत हाल है उसके हवाले से भी प्रोग्राम्स करते रहते हैं। एक और सूरत हाल जो आजकल ज़ेर बहस है और बड़ी अहम बहस है वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसमें होने वाली बहुत सारी तब्दीलियाँ, पाकिस्तानी टीम में होने वाली तब्दीलियाँ। और इन तब्दीलियों के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी टीम की नाक़स कारकर्दगी इन तब्दीलियों की वजह बनी है। लेकिन हमारे ज़रा ये कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो तकसीम थी, जो पाकिस्तानी टीम में ग्रो बंदी हुई, उसके नतीजे में बाबर आजम के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया और उन्होंने बिलाखिर वापस आके इस्तीफ़ा दे दिया। हमने ये भी देखा कि जब पाकिस्तानी टीम क्रिकेट खेलने के लिए वर्ल्ड कप के लिए भारत में मौजूद थी तो ज़का अशरफ साहब जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं, उन्होंने टीम को डिसऑन कर दिया। यानी कि उन्होंने कहा ये मेरी टीम नहीं है, ये पीसीबी की टीम नहीं है, ये बाबर आजम की और इंज़मामुल हक की टीम है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में जो भी ओहदेदारान आते हैं उसके हवाले से बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे अफसाने, लेकिन बहुत सारी हकीकतें भी हैं। मेरिट को किस तरीके से कुर्बान किया जाता है ये भी हम सब जानते हैं। किस तरीके से अपने फेवरेट्स को टीम में जगह दी जाती है और जो डिज़र्विंग प्लेयर्स होते हैं, और डिज़र्विंग से मुराद ये है कि जो फॉर्म में प्लेयर्स हैं और जिनकी टीम में जगह बननी चाहिए, जिनको टीम में होना चाहिए, उनको ड्रॉप कर दिया जाता है और अपने फेवरेट्स को, चाहे वो कैप्टन के फेवरेट्स हों, चाहे वो कोच के फेवरेट्स हों, चाहे वो किसी सेलेक्टर के फेवरेट्स हों, उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी फॉर्म को, उनकी जो हेल्थ कंडीशन है उसको देखे बगैर उनको टीम में शामिल कर दिया जाता है। दूसरा मसला जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में हमने देखा, जब वर्ल्ड कप खेल रही थी हमारी टीम, के हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट्स नहीं है। हमारा जो टैलेंट पूल है वो बहुत ही क्या कहना चाहिए कि बहुत ही कम है, और उसमें अगर कोई एक बड़े प्लेयर को इंजरी का सामना करना पड़ा या किसी वजह से वो मिसफिट हुआ तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपके पास कोई नया बंदा ही तैयार नहीं था। सो ये कहना भी बेजा नहीं होगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तैयारी के बगैर वर्ल्ड कप में चली गई। फिर हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट की जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं। पाकिस्तान की अगर हम क्रिकेट की कारकर्दगी को देखें तो बिल्कुल T20 के फॉर्मेट में तो हमारी टीम बड़ी ज़बरदस्त हमें खेलती हुई दिखाई देती है। वनडे में भी उनकी वो पेस नहीं है जो इंटरनेशनल टीम्स की होनी चाहिए, और टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल ही माठे, यानी कि माठे का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, वो थक जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है, चाहे वो PSL की हो, जो बाकी लीग्स हमारे प्लेयर्स जाके खेलते हैं, वो T20 का फॉर्मेट है। इन तमाम मसाइल पे पूरे वर्ल्ड कप में बात होती रही है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने झाड़ू फेर दी है, और ऐसी झाड़ू फेरी है कि जिन जिन लोगों को वो लेके आए एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। मेरिट कहाँ है, क्राइटेरिया कहाँ है, ये सवालात अब उठाए जा रहे हैं। जी, बाबर आजम के इस्तीफ़ा देने के बाद अभी हमारे पास, बाबर आजम ने तो सारे फॉर्मेट से इस्तीफ़ा दे दिया कप्तानी से, लेकिन अभी हमने वनडे का जो फॉर्मेट है उसके लिए कप्तान का ऐलान नहीं किया, विच शोज़ कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के पास और चेयरमैन PCB के पास कोई प्लान नहीं है। उनको पता नहीं है उन्होंने क्या करना। उन्होंने कहा अभी क्योंकि हमने फौरी कोई वनडे मैच नहीं खेलना, कोई सीरीज़ में नहीं हमने किसी में जाना बड़ी में, तो ठीक है, जब सीरीज़ सर पे आएगी तब हम देखेंगे कि कौन हमारा उस वक्त का फेवरेट है, उसको हम कप्तान लगा देंगे। बहरहाल जी, T20 के लिए शाहीन आफरीदी को कप्तान लगा दिया गया। शान मसूद, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे थे कि शान मसूद को टीम में वापसी का मौका मिलना चाहिए और उनको खेलने का मौका दिया जाना चाहिए, तो शान मसूद साहब ना सिर्फ वापस आ गए हैं बल्कि उनको टेस्ट क्रिकेट, जो हमारी टेस्ट की टीम है, उसका कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। जो मैनेजमेंट में तब्दीलियाँ हुई वो भी आपको बताते हैं। उमर गुल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए बॉलिंग कोच तैनात हो गए हैं। मोहम्मद हफीज़ साहब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मुकर्रर हो गए हैं, और सुहेल तनवीर साहब जो हैं वो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं। अब इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर बहुत सारी बहस है, वो बहस हम किसी और वक्त करेंगे। लेकिन ये जिस तरीके से फैसले होते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलता है, अपने मामलात को चलाता है, और जिस तरह से सियासी बुनियादों पर चेयरमैन PCB को लगाया जाता है, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और सिर्फ सियासी बुनियादों पर चेयरमैन PCB लगाने की वजह से इस कदर बहरान है, और जो हमारी ग्राउंड के ऊपर क्रिकेट है, ग्रास रूट के ऊपर क्रिकेट है, उसको जिस तरह से ग्रोथ उसकी होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो रही। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। आई होप कि हम थोड़े से वक्त में इन तमाम मसाइल का अहाता कर सकेंगे, और फिर हार और जीत मामला नहीं है, मैच है, एक गेम है, किसी ने हारना है, किसी ने जीतना है, लेकिन सिर्फ एक टूर्नामेंट में हारने जीतने की वजह से जब आप इस तरह की बड़ी तब्दीलियां करते हैं तो यूँ लगता है कि ये कोई वेल कंसिडर्ड, वेल थॉट तब्दीलियां नहीं हैं। तो इन तब्दीलियों को सामने रखते हुए कैसे परफॉर्म करेगी हमारी क्रिकेट टीम,
प्लेयर्स के ऊपर क्या प्रेशर होगा, नए कप्तानों के ऊपर क्या प्रेशर होगा, दोबारा जब वो किसी टूर्नामेंट में किसी सीरीज़ में परफॉर्म नहीं करेंगे वापस आएंगे झाड़ू फेर दिया जाएगा, ये तमाम मामलात हम रखेंगे। जी हमारे साथ बड़ा ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, हमें ज्वाइन करें खालिद महमूद साहब जो कि फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी हैं, और हमारे साथ मौजूद है मोहसिन हसन खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, चीफ सिलेक्टर भी रहे हैं टीम के, और हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल मिर्ज़ा बेग साहब जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया तीनों का। सबसे पहले बात करते हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपकी तरफ ही सवाल लेके आती हूँ। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के बाद आपके ख्याल में ये सारी तब्दीलियाँ हुई हैं जो पाकिस्तानी टीम में, बोर्ड में, कोचेज़ में, हर चीज़ उलट पुलट हो गई है, कैसे देखते हैं आप इन तब्दीलियों को? देखिए तंजीला, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 22 दिसंबर 2022 के बाद से वेंटिलेटर पर है, एडहॉक बेसिस पे चल रहा है। रमीज राजा को हटाकर नजम सेठी आए, वो 6 महीने तक रहे, उनके बाद ज़का अशरफ आ गए, 4 महीने उन्होंने पूरे कर लिए, फिर उन्हें 3 महीने की एक्सटेंशन दी गई। तो चूंकि मामलात क्रिकेट बोर्ड में कोई एक परमानेंट चेयरमैन नहीं है, स्ट्रॉन्ग चेयरमैन नहीं है, तो जो भी आ रहा है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की गिमिक्स कर रहा है कि लोगों की आंखों में धूल झोंके कि जी मैंने ये कर दिया वो कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि टीम की कारकर्दगी खराब रही, ठीक है, खिलाड़ियों का कसूर है, कप्तान ने अच्छी कप्तानी नहीं की, लेकिन कोई इनसे पूछे कि ये टीम दस्तखत किसने किए थे 15 रुकनी टीम पर? इंजमामुल हक को कौन चीफ सिलेक्टर लेकर आया था? ज़का अशरफ साहब, फाइनल अथॉरिटी इनकी थी 15 रुकनी टीम पर, इन्होंने दस्तखत किए। जब टीम चली गई, वहां हारने लगी, तो पीसीबी प्रेस रिलीज इशू करता है कि लोग जो है टीम को सपोर्ट करें, और उन्होंने कहा ये टीम बाबर आजम और इंजमामुल हक की है। आपने टीम को डिसओन कर दिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। ये कहाँ होता है? ये अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। लड़के भी अंडर प्रेशर हो गए कि अगला कप्तान कौन होगा, परफॉर्मेंस क्या होगी, हम टीम में रहेंगे या नहीं रहेंगे। और फिर चीफ सेलेक्टर के मामले पर इन्होंने म्यूजिकल चेयर गेम शुरू किया हुआ है। पहले खुद इंजमामुल हक को ज़का अशरफ लेकर आए 25 लाख रुपए महाना पर, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंजमाम के खिलाफ जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आ गया, उनकी इंक्वायरी हो रही है, अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट ही सामने नहीं आई, पता नहीं कौन सी इंक्वायरी हो रही है। फिर इंजमाम के बाद इन्होंने वक्ती तौर पर खुद प्रेस रिलीज इशू किया कि तौसीफ अहमद जो है वो आर्जी चीफ सेलेक्टर होंगे, ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम बनाएंगे, और वजाहतुल्लाह वासी जूनियर चीफ सेलेक्टर होंगे। कुछ दिन बाद उन्हें सैक कर दिया गया। अब इन्होंने वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाया, वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या वहाब रियाज वजीर आला पंजाब के मुशीर खेल के ओहदे से मुस्तफी होंगे? क्या वहाब रियाज पेशावर ज़ल्मी की जानिब से नहीं खेलेंगे? और इसी तरीके से इन्होंने मोहम्मद हफीज को टीम का डायरेक्टर और हेड कोच बना दिया। खालिद साहब, क्योंकि आप पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं और इस वक्त बहुत ज़्यादा जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान में सियासी बुनियादों पर जो चेयरमैन आते हैं और वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो जल्दबाजी में फ़ैसले करते हैं या वो सही मेरिट पे फ़ैसले नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमारी टीम में कंसिस्टेंसी नहीं है, उसकी वजह से ये इतना ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस का मसला नज़र आया इस वर्ल्ड कप में वो वजह थी। आप इससे एग्री करेंगे? जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं इससे ज़रा और बढ़ के भी बात करना चाहता हूँ। बात ये है कि जो भी सियासी बुनियादों पे लोग आते हैं उनको क्रिकेट का अक्सर व बेशतर पता नहीं होता, बिल्कुल लाइल्मी होती है, और वो फिर उनके अंदर ख़ुद एतमादी की भी कमी होती है, और वो कोई सही फ़ैसले अपनी सूझबूझ के मुताबिक नहीं कर सकते। आप अक्सर देखेंगे कैसे लोग कह रहे होते हैं कि मैं साबिक जो क्रिकेटर है उनसे बात करूंगा, फलाने से बात करूंगा। और भाई, अगर आपने क्रिकेट देखी हुई है, आप क्रिकेट से वाबस्ता रहे हैं, तो आपके जहन में अपनी भी विजन होनी चाहिए, अपने भी जहन में कुछ ख्यालात होने चाहिए। तो इतनी ठीक है, मशावरत में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन अगर ये बिल्कुल ही डिपेंडेंस वाला सिंड्रोम हो जाए तो वो फिर इंतहाई ख़तरनाक और गलत बात है। लेकिन ये जो मौजूदा सूरत हाल है जिस पे आप हमसे तबसरा मांग रही हैं, ये बात दुरुस्त है। गालबन इससे पहले सेगमेंट में आपके साथ मेरा ख्याल है मिर्ज़ा साहब थे, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, वो बता रहे थे कि जब भी टीम हमारी हारती है तो फिर ये होता है कि कप्तान बदलता है, ये बदलता है। लेकिन ये जो टीम 2023 वाला मामला है ना, ये तो बाकायदा एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चला जा रहा है, एक बाकायदा साजिश का शिकार हुई है पूरी की पूरी टीम भी और क्रिकेट भी। इस तरह क्या है कि पिछले कई अरसे से मैं भी सुन रहा था
कि एक बाकायदा कैंपेन चल रही है कि जी बाबर अच्छा कप्तान नहीं है, उसकी बजाय शाहीन अफरीदी को लाया जाए, और क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में फिर शान मसूद का नाम बड़े अरसे से आ रहा था, वो वाइस कप्तान भी चुने गए हुए थे। तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई दो गिरोह एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अच्छा। अब रह गई बाबर आजम की बात, तो बाबर आजम तो वही है जिसने आपको नंबर 1 भी बनवा दिया जो लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। उस वक्त तो आपकी उसकी शान में बड़े कसीदे पढ़ रहे थे। फिर उसकी और भी बहुत सी कामयाबियां जो उसने हासिल की हैं। तो अगर इसमें वर्ल्ड कप में वजूहात हैं, बहुत सी वजूहात हैं, पहले भी बात की थी, आप ये क्यों नहीं बात करते कि बाबर आजम को इतनी कमज़ोर टीम दी गई है कि मैंने अपने अक्सर कमेंट्स में और गुफ्तगू में कहा था कि जिस किस्म की टीम हम बना के भेज रहे हैं, अगर आखिरी 4 में ये पहुंच गए तो बहुत बड़ा कारनामा होगा। अच्छा, आपने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर ली हैं शायद साहब, आपने दोनों जरा मोहसिन साहब के पास ले जाओ। मोहसिन साहब, एक तरफ तो ये एक थी कैंपेन ज़ाहिर है बाबर के खिलाफ भी, और फिर एक ग्रोह बंदी का भी और तकसीम का भी हम सुनते रहे, जितने भी क्रिकेट के मुबसरीन हैं और एक्सपर्ट्स हैं उनके मुँह ज़ुबानी। और फिर हमने देखा कि ये एक नहीं, दो नहीं, कुछ 10-12 तब्दीलियाँ फौरी तौर पर कर दी गई हैं। आपके ख्याल में बाबर को चांस दिए रहना चाहिए था कि गलतियां हुई हैं, गलतियों को दुरुस्त करने का मौका देना चाहिए था? खालिद साहब को मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब ने जो बात कही है, देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है कि चेयरमैन जो भी हो उसको क्रिकेट की अवेयरनेस होना चाहिए। वो मुशावरत ज़रूर करते हैं चेयरमैन, लेकिन उनको पता होता है कि फाइनल डिसीजन मैंने वो लेना है जो सही होगा। डिस्कशन तो हो जाती है इधर उधर, तो ये चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो चेयरमैन को क्रिकेट का इल्म होना चाहिए, उसकी नॉलेज इतनी सॉलिड होना चाहिए। बड़ा ज़रूरी नहीं है कि कोई टेस्ट क्रिकेट खेला हुआ हो तो नॉलेज हो, लेकिन एक अवेयरनेस हो तो उससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। दूसरी बात जो आपने कही, देखिए बाबर नो डाउट हैड फ्यू प्रॉब्लम्स व्हाइल इन ड्यूरिंग कैप्टनसी, लेकिन जो मैंने कोचिंग स्टाफ की आपसे बात कही है, वो क्या कर रहे थे? वो वहाँ सैर करने गए थे। आप लाखों करोड़ों डॉलर उनको दे रहे हैं, डॉलर्स में आप उनको पेमेंट करते हैं, और वो जाके प्लेजर ट्रिप बना के आ जाते हैं। और बिलीव मी नॉट, ये जो गोरे आप कोचेज लाते हैं, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ कि हमारे पाकिस्तान के कोचेज होना चाहिए जो डिजर्विंग हो उसके लिए। फिर ये टेंटेड लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में। मुझे पीछे इन्होंने 3-4 दफा ऑफर दी जाने के लिए। मैंने कहा जी मैं टेंटेड लोगों के साथ काम नहीं करूंगा, जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचाई है, मैं उनके साथ कभी काम नहीं करूंगा। और मैं इस तरह पहले भी मैं क्रिकेट कमेटी से रिजाइन करके आ गया था जब मैं चेयरमैन था। मैंने कहा जी मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो एक टीम को अच्छाई की तरफ लेके जाती है। बाबर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, was and is and इंशाल्लाह will be for many years। लेकिन जब आप प्लेयर को हटाते भी हैं तो बड़ी इज्जत से एक चीज देखते हैं आप किस तरह की भाई बात। मैं अगर उस चेयरमैन की जगह होता, मैं बाबर को बुलाता, मैं उससे बात करता, मैं उससे पूरा देखता कि ये मेंटली कितना भी स्ट्रांग है या इसको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, मैं उसके हिसाब से वो करता। बिकॉज एक प्लेयर को आप बहुत इज्जत देते हैं, फिर एकदम से आप उसको गिरा देते हैं, ना ये प्लेयर के अच्छे लिए अच्छा होता है, ना कैप्टन के लिए अच्छा होता है, और ना पूरी टीम के लिए अच्छा होता जो है। एक मुझे इशू नज़र आता है खालिद साहब की और आपकी और मिर्ज़ा साहब की बात से, वो ट्रांसपेरेंसी का भी है। कुछ वापस आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं, हम जिस तरीके से सिलेक्टर्स चुनते हैं, मोहसिन साहब हमेशा हमारे प्रोग्राम में आके कहते हैं कि आपको इंटरनेशनल कोचेज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने वर्ल्ड क्लास क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं आपके अपने यहाँ मौजूद हैं। तो ये जो सारा का सारा मामला है कि हम बार बार कोई बिल्कुल एक यू टर्न होता है ना अपनी एक पॉलिसी से, कोई कंसिस्टेंसी है नहीं, बोर्ड के पास कोई प्लान है नहीं, उस पर भी कुछ बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खालिद साहब, मोहसिन साहब कह रहे हैं कि जो कोचेस की जिम्मेदारी है वो भी है, मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि जो सेलेक्टर्स और चीफ सेलेक्टर्स की जिम्मेदारी है वो उसकी जवाबदेही कैसे होगी। तो एक तो ज़ाहिर है अकाउंटेबिलिटी का मामला तो है ही, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी जिस तरह की कहानियां हम क्रिकेट बोर्ड की सुनते हैं
और जिस तरह से अभी मोहसिन साहब कह रहे थे कि ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं उनके किरदार के हवाले से, उनकी शफाफियत के हवाले से, तो कैसे इस मामले को सीधा किया जाए? प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो चुका है, अगर मैं वे फॉरवर्ड पूछूं तो आपके ख्याल में क्या वे फॉरवर्ड है? जी, मैं वे फॉरवर्ड भी अर्ज़ करता हूँ मोहसिन की बात को। एक तो मोहसिन को मेरा सलाम कहिएगा। मोहसिन की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि सिर्फ एक कप्तान ही जिम्मेदार होता है टीम की शिकस्त का। मैं एक और नई बात करने लगा हूँ जो आज तक शायद किसी ने ना की हो। मैंने कहा कि जिस तरह के स्पिनर जो बाबर को दिए गए थे, जिस तरह के स्पिनर बाबर को दिए जाए, और वहाँ पे कई जगह टर्निंग ट्रैक्स थे, वही स्पिनर आप दे दें जो टीम जीतने वाली है या फाइनल खेलेगी, रोहित शर्मा को दे दें, उसको दे दें, तो वो भी 5वें 6ठे नंबर पे आ जाएगा। बड़ी वाज़े तौर पे मैं बात कह रहा हूँ कि जब कोई आपका मिडल ओवर में कोई ऐसे बॉलर ही नहीं है जो स्कोर रोक सकें, जो विकेटें ले सकें, कुछ कर सकें, तो बाबर क्या कर सकता था अकेला? बाकी आपने कोचेस की बात की। मैं अगर एक खालिद साहब एक ज़िमनी सवाल पूछ लूँ, हमारे जो 15 की तो सिलेक्शन करके भेज दी, तो हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें आपको लगता है ऐसे स्पिनर्स थे जो मिडिल ऑर्डर पे, जो दरमियान के ओवर्स हैं उसमें परफॉर्म कर सकते थे? नहीं, इससे आप एक नई बात की तरफ चल पड़े हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट का निज़ाम जो है वो तबाह हो चुका हुआ है, पिछले कई सालों से तबाह हो चुका हुआ है। हमारी जो है क्लब क्रिकेट वो ख़त्म हो चुकी है। हमारा जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ढांचा है वो ना होने के बराबर है। ये बातें तो कोई करता ही कोई नहीं ना। सामने चंद खिलाड़ी आ गए, होना तो चाहिए कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अच्छे से अच्छा खिलाड़ी, नई से नई टैलेंट, नई से नई लोग आते, वो सब कुछ नहीं है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार क्या बाबर आज़म है? आप देखते नहीं हैं कि किन किन अनाड़ियों के हाथों में क्रिकेट बोर्ड रहा है, टॉप मैनेजमेंट। सबसे पहले दूसरे मुल्कों में होता है कि अगर कोई एक बड़ा काम हो और ख़राबी हो जाए तो सबसे पहले जो टॉप मैनेजर है वो इस्तीफ़ा देता है कि हाँ जी मैं नहीं ठीक तरह करवा सका। तो जिन लोगों ने हमारी क्लब क्रिकेट तबाह कर दी है, हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा ख़त्म करके रख दिया है, सिर्फ एक जो जहाँ पे कुछ ग्लोरी मिलती है, जहाँ पे कोई पब्लिक लाइट में आते हैं, उस पर सिर्फ टेस्ट मैच या वनडे क्रिकेट पे तवज्जो देते हैं। और वो जब वही होना था कि आपके पास कोई रिप्लेसमेंट्स ही कोई नहीं, तो जो आपके सवाल का जवाब ये है कि रिप्लेसमेंट्स कोई नहीं है। अब आपका एक नसीम शाह इंजर हुआ है तो आपके पास आपका पेस अटैक खराब हो गया, तो क्या इस किस्म के माहौल में आप मुझे बताइए कोई अच्छी टीम बन सकती है? कभी नहीं बन सकती। और ये सिर्फ एक और बात कर लेने दीजिए कि ना सिर्फ ये बात है बल्कि बात ये है कि इन लोगों को बिल्कुल समझ ही नहीं है कि तकाजे क्या हैं क्रिकेट के। और फिर उसके बाद एक तो ला इल्म है, समझ नहीं। दूसरे फिर क्रिकेट बोर्ड जो है वो साजिशों का गढ़ बना होता है, वह सियासत हो रही होती है, टांगें खींची जा रही हैं, किसी को काम करने का मौका नहीं मिलता। इस किस्म का जो क्रिकेट बोर्ड और इस किस्म का माहौल जो हमारे क्रिकेट बोर्ड में है, वो मजबूत से मजबूत टीम के ऊपर भी इस तरह का क्रिकेट बोर्ड बैठा दिया जाए, वो टीम भी हार जाएगी। बस ये मैंने कहना था। दोनों नुक्ते आपके पास भी लेके आ रही हूँ। मैंने एक बार इस पर खैर बड़ी लंबी डिस्कशन की थी कि हमारे यहाँ जो टैलेंट इमर्ज होकर आना है उसके लिए रास्ते कितने मौजूद हैं। हम बड़े खुश हैं कि यहाँ पे PSL होती है, क्या उससे डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी हमारे पाकिस्तान में हो रही है वो काफ़ी है? टैलेंट का पूल हमारे पास जितना होना चाहिए मोहसिन साहब वो है या नहीं है, और वो किसने वो पूल बनाना है? और दूसरा जो साजिशों का गढ़ की बात है, इसी पे ट्रांसपेरेंसी भी ऐड कर लीजिए कि जाहिर है जब इस तरह की खबरें आएंगी कि कोई किसी की सिफारिश है, कोई किसी की सिफारिश है, कोई सियासतदान का रिश्तेदार है, कोई क्रिकेटर का भांजा भतीजा है, जब इस तरह का माहौल होगा तो वहाँ पे जो टैलेंट वाले बच्चे हैं दे लुक अप टू कि वो आएंगे क्रिकेट खेलने, वो क्या सोचेंगे? बिल्कुल, बहुत आपने सही सवाल किए और खालिद साहब की बात को उसको एंडोर्स करूंगा। देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, और डोमेस्टिक क्रिकेट का मतलब PSL नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट का मतलब है 4 डे क्रिकेट, 1 डे क्रिकेट। हम PSL से टीमें सेलेक्ट करते हैं 1 डे के लिए, 50 ओवर के लिए। 20 ओवर की क्रिकेट से हम टीम सेलेक्ट करते हैं 50 ओवर की, फिर उसके लिए सेलेक्ट करते हैं टेस्ट प्लेयर। PSL से हम प्लेयर उठा रहे हैं 20 ओवर्स की, जो बैंक क्रिकेट रहती है जिसमें टेक्निकलिटीज भी इतनी नहीं होती। दूसरी बात, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ कहना चाह रहा हूँ। देखिए, आपकी तैयारी नहीं थी वर्ल्ड कप के लिए। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट पे हमारे लड़के जो भी निकल रहे थे, सेटअप नहीं सही बनाया हुआ था, लेकिन जो भी रिसोर्सेज थे
उसको आपने इस बुरी तरह जाया किया। आपने एशिया कप में अपने तीनों फास्ट बॉलर इंजर्ड करवा दिए। नेपाल के खिलाफ भी खेल रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी खेल रहे हैं, वो टिम्बकटू के खिलाफ भी खेल रहे हैं, हर टीम में उनको खिला खिला के। और फिर बिफोर द वर्ल्ड कप जो सारे हमारे जो मेन प्लेयर्स थे ये T20 में कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहां जा रहे हैं। जब पाकिस्तान पे खेलने का वक्त आया तो सारे गिरे हुए थे इंजरी से। वो पहले ही इतने ज्यादा ओवर टायर्ड थे कि उनका बॉडी इतना टायर्ड हो चुका था कि वो उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ा। एशिया कप में आप देख लीजिए कि आपके फास्ट बॉलर के जो नसीम शाह बिल्कुल बाहर हो गया टीम से। शाहीन शाह अफरीदी ने वो इंजरी डेवलप कर ली। इवन वो हारिस रऊफ भी स्ट्रगल करना शुरू हो गया। आपने रिप्लेसमेंट फास्ट बॉलर्स तैयार करके नहीं रखे हुए थे कि भाई ठीक है हमारा ही होता है, तो कुछ ना कुछ करें। देखिए अच्छा, अब मैं ये करने वाली तरफ यार थी मोहसिन साहब, अब जो हुई हैं तैनातियां आपने सारी देखी। वहाब रियाज साहब को क्रिकेट टीम का चीफ सिलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया और लोगों का ख्याल है कि वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। उमर गुल जो हैं वो बॉलिंग कोच हैं और शाह मसूद कैप्टन हैं और टेस्ट के, और शाहीन अफरीदी T20 के, और सुहेल शाहीन अफरीदी और सुहेल तनवीर साहब जो हैं वो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबरा। जो ये सारे तैनातियां जो हुई हैं और मोहम्मद हफीज़ साहब को डायरेक्टर लगाया गया है और कोच भी, तो ये किस तरह से आप देख रहे हैं? ये मेरिट पे हुई हैं या नहीं हुई? ये सारे फैसले कैसे हैं, नाम कैसे हैं, और उनको जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं इसके ऊपर भी अपना एनालिसिस दीजिए, क्योंकि अब ये फैसले हो चुके हैं। इससे वे फॉरवर्ड को नजर आता है आपको? अब देखिए ये बात आपने जो कही, ये फैसले हो चुके हैं। नाउ दिस इज टोटली रॉन्ग कि अब फैसला हो गया, अब क्या करें? आपने नॉन डिजर्विंग आदमी जगह पे लगा दिया। आपने पहले भी जो टीम सिलेक्शन हुई थी वर्ल्ड कप की, वो टीम बिल्कुल फेयर नहीं थी। उसमें 3-4 लड़के बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे और 2-3-4 होना चाहिए थे, वो नहीं थे। फिर अभी आपने जैसे बड़ी खूबसूरती से कहा कि वो हो चुके हैं, दैट मीन्स आपने ब्लंडर कर दिया है। आपने वो किस क्राइटेरिया पे आपने वो बनाए हैं सारे टीम डायरेक्टर्स और ये चीफ सिलेक्टर्स और ये सारे, इनका रिकॉर्ड क्या है कोई इनका रिकॉर्ड कि जहाँ ये प्रूव कर सके कि हाँ जी ये बिल्कुल मेरिट पे काम करेंगे या इनका इतनी कैपेबिलिटीज हैं, क्या वो अहल है उस ओहदे के? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये अकाउंटेबिलिटी की बात कहाँ आती है? वहीं पे आती है कि जी लेकिन जिसने अकाउंटेबिलिटी करनी है अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर इसका मतलब नीचे तक प्रॉब्लम चली जाएगी। आपने कैसे आप प्रूव कर सकते हैं कि जो अपॉइंटमेंट्स हुई है अहल हैं, बिल्कुल या डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं? आपने तो कर दी अपनी तरफ से बुला के, एंड देन उसके बाद होगा क्या? आई एम वेरी सॉरी टू से जो होता है कि पता लगा टूर खराब चला गया, अरे ये तो ये गलती हो गई थी, अरे वो गलती हो गई थी, अब फिर पता लगा पूरा पोस्टमार्टम हो रहा है। मिर्जा साहब आपसे भी पूछ लें कि जो तैनातियां की गई हैं वो मेरिट पर हैं या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा तनकीद क्योंकि हो रही है? पहले अगर दोनों कप्तानों की बात कर लें, शाह मसूद और शाहीन अफरीदी, 2 फॉर्मेट में 2 कप्तान। वो इसलिए कि शाह मसूद काफी अरसे से क्रिकेट नहीं खेले, अब उनको उन्होंने अचानक टीम का कप्तान बना दिया और शुरू किया। सिर्फ 4 टेस्ट मैच जीती है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में, और ये आखिरी मर्तबा 1995 में। आप अंदाजा लगाए 28 साल पहले हम कोई टेस्ट मैच जीते थे। आप उसको कुर्बानी का बकरा बनाकर वहां भेज रहे हैं। फिर शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में उस लेवल की नहीं रही जिस लेवल के वो बॉलर है। आप उनको जो है वो T20 टीम का कप्तान बना रहे हैं। ये हेस्टी डिसीजन हैं, जल्दी में हुए जा रहे हैं कि लोगों की तनीक को किया जा सके, गुस्से को अपनी नशिश बचाओ, बाकी कुछ। दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में धड़ाधड़ चीफ सेलेक्टर, हेड कोच, बैटिंग कोच, पता नहीं कौन, बॉलिंग कोच, उमर गुल को बॉलिंग कोच बना दिया। तो इतनी सारी तब्दीलियां मैं समझता हूं कि शान मसूद के साथ भी ज्यादती है उसे कप्तान बनाना, और शाहिद आफरीदी के साथ। जी, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि शान मसूद को मौका मिलना चाहिए टीम में, यानी कि उनको वापस खेलने का मौका मिलना चाहिए, और उनको शामिल करते ही कप्तानी दे दी गई। तो हमारे पास वैसे कप्तानी के लिए कोई ऑप्शंस हैं? देखिए, इन्होंने काफी अरसे तक मोहम्मद रिजवान को रखा ना वाइस कैप्टन, तो अब उसका वक्त आया, आप उसको मौका दें। आप दुनिया ग्रूम करती है, हम ग्रूम नहीं करते, हम रातों रात कप्तान तब्दील कर देते हैं। बाबर आजम को जब 2019 में लाए थे, गलत वक्त पे लाए थे, क्योंकि सरफराज अहमद को उन्होंने अचानक हटा दिया। वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम आ गए। अब वो 4 साल गुजार
हार चुके हैं, उनकी खामियां हैं, बुलाकर बिठाए, उनको आखिरी मर्तबा तंबीह करते हैं कि भाई अगर अब आपकी कप्तानी में टीम की परफॉर्मेंस खराब रही, हम आपको फारिग कर देंगे। लेकिन बाबर आजम अभी पाकिस्तान नहीं पहुंचे और पीसीबी की एक मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें शुरू कर दी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जब दुनिया जो है वो फाइनल मैच जो है उसको एंजॉय कर रही है, हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो अहवाल है और बिलखुसूस बोर्ड जो ज़िम्मेदार है इस टीम को बनाने में, उसके परफॉर्मेंस पे और किरदार पे बात करें। खालिद साहब, मोहसिन साहब ने दो तीन नुक्ते उठाए। उन्होंने कहा कि अब ज़ाहिर है फैसले तो हो गए हैं, लेकिन अगर फैसले ऐसे ही होते रहेंगे तो नतीजे भी ऐसे ही आते रहेंगे जो पहले आते रहे। कोई तरीक़ाकार है? आप क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो आप उस सिस्टम को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। आप चेयरमैन रहे हैं पीसीबी के। बेहतरी कैसे आ सकती है? कोई दो तीन चीज़ें जो आप बताएं कि अगर इन दो तीन चीज़ों को इंश्योर कर दिया जाए तो कम से कम चीज़ें सही सिमत की तरफ बढ़ना शुरू हो सकती हैं। जी बिल्कुल, मैं बड़ी मुख्तसर तीन चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ ये है कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनाने के लिए उसकी कोई क्राइटेरिया, उसका मेयार मुकर्रर होना चाहिए। और मेरी नज़र में बेहतरीन मेयार है जो कि तमाम दुनिया में ये फॉलो किया जाता है कि जो भी आप किसी अदारे का सरबराह बनाएं, क्रिकेट का सरबराह बनाएं, उसको बड़ा तवील और बड़ा अच्छा तजर्बा क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बड़ा क्रिकेटर हो, ज़रूर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा होना चाहिए। आप दूसरे मुल्कों में देखें, जितने भी सरबराह होते हैं वो फ़ौरन कहीं से ऊपर से नहीं आन टपकते। वो मसलन इंग्लिश क्रिकेट सिस्टम है, वो मुख्तलिफ़ काउंटीज़ से वाबस्ता होते हैं, मुख्तलिफ़ क्लबों से वाबस्ता होते हैं। इस तरह वो ग्रेजुअली ऊपर आते हैं, पहले क्लब, फिर काउंटी, उसके बाद कौमी सतह पर वो मुख्तलिफ़ ओहदों पे आते रहे। ऑस्ट्रेलिया का भी यही सिस्टम है, न्यूजीलैंड का ये सिस्टम है, इंडिया का ये, यानी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन एक लाजमी शर्त होनी चाहिए किसी को बनाने के लिए सरबराह। अगर ये नहीं आप मेयार मुकर्रर करेंगे तो फिर तो वही होता रहेगा जो कि हो रहा है। पहला तो वे आउट ये है। दूसरा वे आउट ये है कि जो भी इस मेयार के मुताबिक जिसको आप बनाएं, फिर उसकी विद इन दी बोर्ड, यानी जो उसका अदारा है, उसके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी और मुहासबे का अमल होता है। वो मुहासबे का अमल जो होता है दुनिया के तमाम क्रिकेट खेलने वाले मुल्कों में ये होता है कि मुख्तलिफ़ इलाक़े, मुख्तलिफ़ रीजन, मुख्तलिफ़ काउंटीज़ जो हैं उनके नुमाइंदे मिल के एक जनरल बॉडी बनते हैं और उनमें से एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, या आप जो उसको कह लें, मुख्तलिफ उसके नाम है, वो होती है। वो काउंसिल होती है, वो रोज़ाना की बुनियाद या महीने में एक दो दफ़ा होती है और वो तमाम फ़ैसले उनकी मर्ज़ी से होते हैं। मसलन टीम की सिलेक्शन उनके पास आती है, सिलेक्शन उनके पास आती है, ओहदेदार कौन बनेंगे, कौन चीफ सिलेक्टर होगा, कौन हेड कोच होगा, कौन नहीं होगा, वो तमाम वो जो क्रिकेट से वाबस्ता और क्रिकेट से शनासा लोग होते हैं, वो एक काउंसिल होती है। किसी मुल्क में अकेला जो सरबराह है उसके पास फैसला साजी की कुव्वत नहीं होती, बिला शिरकत गैरे, वो पाबंद होता है अपनी उस काउंसिल के, और उसमें बहुत शानदार एक अकाउंटेबिलिटी का और मुहासबे का अमल होता है, क्योंकि तमाम लोग क्रिकेट को समझते हैं, जानते होते हैं, वो फ़ौरन बता देंगे कि जनाब ये इस काबिल नहीं है कि इसको ये होता दिया जाए। तजब जी, तीसरा पॉइंट ये है कि फिर जब आप ये पूरा निज़ाम कायम कर लें तो फिर देखें कि आपके निज़ाम के अंदर वो कोई खींचा तानी ना हो, कोई सियासत ना हो, कोई सिफारिशें ना हो, यानी वो सरबराह जो है वो साहब भी जो है वो ये ना हो कि जी किसी अहम शख्सियत ने किसी के लिए कहा है तो उसको कुछ बना दिया। वो बिल्कुल पक्की बात होनी चाहिए कि बातें तो आप वो करिए कि जिसका ख्वाब मेरा ख्याल है हम सारे देखते हैं, लेकिन टाइम क्योंकि कम है। मोहसिन साहब जल्दी से बताइए, खालिद साहब की तजावीज़ तो और ज़ाहिर है ये दुनिया के एक्सपीरियंस से ड्राइव्ड किस्म की तजावीज़ हैं, कोई बहुत ख्याली बातें नहीं हैं, ये हुई हुई है दुनिया में। पाकिस्तान कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? अगर सिंसियरिटी हो तो क्यों नहीं कर सकता? खालिद साहब ने बिल्कुल सही कहा, जो बातें उन्होंने कही, यही सिस्टम होता है जिससे सारी क्रिकेट इंडिया अपनी देखिए क्रिकेट कहाँ से कहाँ उठा के ले गया है। सिर्फ उन्होंने अपने सिस्टम को सही किया।
उन्होंने हर चीज प्रॉपर राइट मैन एट द राइट प्लेस, और अकाउंटेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, चाहे वो टॉप टू द बॉटम। ये चीज आ जाती है, हर चीज ठीक हो जाती है। फिर प्लेयर्स को भी पता होता है कि हम कोई चीज फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते थे। देखिए, मैंने क्रिकेट बोर्ड को सर्व किया एज अ चीफ सेलेक्टर, एज अ हेड कोच। मेरे रिजल्ट्स वो हैं जो पाकिस्तान में आज तक किसी के नहीं है। लेकिन मेरे खिलाफ सिर्फ एक मुहिम क्यों चल गई कि मैंने कहा मैं सिफारिशी नहीं खिलाऊंगा और मैं टीम में जुआ नहीं होने दूंगा। ये जुआरी मुझे नहीं चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को बहुत ठेस पहुंचाई है। और इन्होंने जुआरियों को ऐसे सामने लाके रखा हुआ है कि अगर वो सामने नहीं होते तो इन्वॉल्व होते हैं सेटअप के अंदर, फिर सिलेक्शन आपकी मेरिट के ऊपर नहीं होती, फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ये जो इस वक्त आपको देखिए कितने शर्म की बात है कि जो टीम की परफॉर्मेंस हुई है, आपका बॉलिंग कोच रिजाइन करके गया है कि मैं अपना परफॉर्मेंस नहीं दे सकता हूँ, और आपका हेड कोच खामोश बैठा हुआ है जिसके हाथ में सारा कंट्रोल था। Who was supposed to be in charge of the whole management, उसने कुछ नहीं बोला। मैं इसीलिए तो कहता हूँ इन बेगैरतों को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। ये हमारी क्रिकेट को सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में सारे कुछ प्लेयर्स हैं, उसमें भी ये नहीं कि आप किसी को भी मुंह उठा के बना दें। देखें कि जरूरी नहीं एक अच्छा प्लेयर अच्छा कोच भी हो, एक अच्छा प्लेयर अच्छा कैप्टन भी हो। ये कौन देख सकता है जिसको क्रिकेट की अवेयरनेस हो। अच्छा, ये जो बड़े बड़े टूर्नामेंट है उनके बाद फौरी तौर पर कप्तानों को हटाना, ये तो जाहिर बात है टीम पर बड़ा बुरा इसका प्रेशर आएगा। आप इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, मतलब आप पिछली हिस्ट्री उठा कर देख लें कि जब भी टीम की खराब परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में, टीम का कप्तान बदल दिया जाता है, कोच बदल दिया जाता है। 2015 में वकार यूनुस कोच थे, वो तब्दील हो गए। उसके अलावा मिसबाउल उल हक ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 2011 में शाहिद आफरीदी कप्तान थे, कुछ अरसे रहे, फिर उसके बाद नए कप्तान आ गए। ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है, हम पैनिक बटन दबा देते हैं बगैर कुछ सोचे समझे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर जो लोग आते हैं, सियासी बुनियादों पर उनकी तकरीरें होती हैं, उन्हें क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो अपनी दुकान चमकाने के लिए कि हाइप मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे बड़ी पोस्ट है ये, अगर आप देखें मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पीसीबी के चेयरमैन हर वक्त खबरों की जद में रहता है। अभी भी गए हुए अहमदाबाद, उनको बुलाया गया है। तो मेरे ख्याल में सियासी बुनियादों पर जो तकरीरें हो रही है ना, उसकी वजह से भी पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब, खालिद महमूद साहब और मिर्ज़ा इकबाल बेग की आपने गुफ्तगू सुनी है जी। वी होप के पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात का और ख़दशात का इजहार किया गया है, जो तनकीद है, जो मस्बत और जायज़ तनकीद है, उसका नोटिस लेते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मामलात को बेहतर करेगा और शफाफियत लाई जाएगी हर मामले में। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।